Hello everyone, welcome. Myself Prashant Pandey and I am here with a new subject of general studies, that is Indian polity. Today's class we will discuss about the directive principle of state policies. Okay, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिंदी वाले ध्यान देंगे। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। ओके, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन इसकी है क्या, क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले आप देखना यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड टू स्टेट दैट ऑल दीज आर द ड्यूटीज of state to apply all the foresaid provisions in making laws for welfare of citizen according to their capacity. Okay? सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रहेगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यों को, राज्य इन द सेंस स्टेट, स्टेट की बात करें तो स्टेट कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर आप भारत की स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगर रेलवे का अगर डिपार्टमेंट है तो रेलवे का डिपार्टमेंट भी एक स्टेट की तरह है। स्टेट कैसे बोल सकते हैं उसको हम, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, अपने इंप्लॉइज के लिए कैसे कैसे उसके कल्याण के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने देख लिया आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, जो कि संविधान के भाग 4 में रखा हुआ है। और इसने बोला है कि ये जो है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो तो इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखोगे। ओके, यहां तक क्लियर, किसी कोई डाउट? नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया कैसे। सबसे पहले जैसे ही भारत आजाद हुआ और हमारे संविधान को हमने बनाना शुरू किया, संविधान की बात करी हमने, तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आई कि स्वतंत्रता के बाद हम अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार देने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम में सिचुएशन ऐसी कुछ थी कि जिसमें फंडामेंटल, मौलिक कोई चीजें ऐसी अधिकार दे दी जाए। तो मौलिक अधिकार की जहां बात होती है उस केस में पार्ट 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया और इसमें डिवाइड करने की बात करी गई कि कुछ ऐसे अधिकार जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद दे दिया जाए और कुछ ऐसे अधिकार जो राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी शक्ति के अनुसार, प्लेजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि BN राव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो बोला उन्होंने, दैट फंडामेंटल राइट्स व्हिच वाज जस्ट गिवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कैटेगरी 1 जो कि आपका पार्ट 3 बना, फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका भाग 3 में रखा गया। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 क्या है। कैटेगरी 2 के जो राइट्स थे वो भी फंडामेंटल राइट्स के जैसे ही थे, लेकिन उसको तुरंत बाद नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उस समय फ्री में एजुकेशन की बात करी गई है DPSC में, तो कहां से सबको शिक्षा दोगे, देश आजाद हुआ है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो उतनी सारी चीजें कैसे दोगे। पेंशंस की बात की गई है कि जो लोग 60 साल से ऊपर हो जाए, सीनियर सिटीजन हो जाए, वृद्धा पेंशन की बात की गई है, प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है, तो हम कैसे उनको दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की बात करते हैं, तो DPSP ये जो है राइट्स जो है वो किसको दिया गया, अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया टू द स्टेट, अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया टू द स्टेट। क्लियर है, क्या सिटीजन के अगेंस्ट में, इसके लिए आप लड़ नहीं सकते हो फंडामेंटल राइट के लिए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो हम स्टेट के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाओगे, लेकिन यहां ये सिचुएशन नहीं है। ये टोटली स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे आपको देगा। अगर उसके पास अभी है, मान लो अगर स्टेट के पास सरप्लस इकोनॉमी है, तो वो देगा ना, वो देगा आपके लिए, बहुत सारा वेलफेयर का काम करेगी। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो नहर की सुविधा दी जाती है, सड़कें बनवाई जाती हैं, अब और उसके बाद फिर प्राथमिक शालाएं खोली जाती हैं। तो ये सारी चीजें स्टेट के प्लेजर पे डिपेंड करेगा और इसके लिए आप कहीं भी जाकर के इसके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते हैं। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं कि ये DPSP के बारे में, जस्ट 1 मिनट, DPSP के बारे में। तो जब ये कैटेगरी 2 की बात कर रहे हैं अपन, कैटेगरी 2 को DPSP बनाया कैसे गया उसके बारे में सोचते हैं। इस चीज के बारे में बोला गया कि ये स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट जो है वो सिटीजन के अगेंस्ट में यूज करेगी, जो कि ऑप्शनल होगा। किसके लिए, स्टेट के लिए ये ऑप्शनल होगा, किसके लिए, स्टेट के लिए ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बारे में आर्टिकल 36 टू 51 के बारे में
बी आर अंबेडकर जी जो कि हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अपने अंबेडकर साहब। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में ना बहुत ज्यादा रिसर्च किया, एनालाइज किया उसको कि कैसे चीजों को किया जा सकता है। फिर फाइनली उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? डीपीएसपी इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक वेलफेयर। डीपीएसपी जो है क्या है? लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है डीपीएसपी। डीपीएसपी लोक कल्याण के लिए है। और उसी समय उन्होंने डीपीएसपी को क्या बोला? सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। आप यहां पे ध्यान देना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान में कितने तरह के अधिकार की बात की गई है, तो माइंड में ये चीजें क्लियर रखना आप कि संविधान में, भारतीय संविधान में सिर्फ 2 तरह के राइट की बात की गई है। कितने टाइप की? 2 तरह की राइट के बारे में बोला गया है। 2 टाइप्स ऑफ राइट्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन सा? सामाजिक और आर्थिक। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? अब बात करते हैं कि डीपीएसपी के बारे में। एक और इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जिन्होंने क्या कहा। इंटेलेक्चुअल पर्सन का नाम है केटी शाह। केटी शाह जी ने कहा कि ये एक चेक की तरह है जिसको हम अभी अपनी मर्जी से काट तो सकते हैं, लेकिन पैसा उस पे बैंक अपने तरीके से देगी। ये किसके लिए बोला गया? ये डीपीएसपी के लिए बोला गया। हम अपनी मर्जी से इस चेक को काट तो सकते हैं, लेकिन पैसा बैंक अपनी मर्जी से देगा। ये डीपीएसपी के बारे में बोला गया। और किसने बोला? केटी शाह जी ने बोला। ठीक है, अब समराइज करते हैं इस चीज को, क्या क्या बोला गया है। बी एन राव जी कौन थे? बी एन राव जी थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्या किया उन्होंने? टाइप्स ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जो आगे चल करके कैटेगरी 1 जो था वो फंडामेंटल राइट बन गया, कैटेगरी 2 था वो डीपीएसपी बन गया। बी आर अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने क्या बोला कि ये जो डीपीएसपी है यानी कैटेगरी 2 का जो राइट है वो लोक कल्याण के लिए बनाया गया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बारे में बोला गया है। अब इसके बारे में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकला? तो डीपीएसपी जो है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करता है, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट की बात करता है। आप यहां पे सोशियो इकोनॉमिक लोकतंत्र भी बोल सकते हो, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात किया है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात किया है। अधिकार की बात बोले या लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें तो सिर्फ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, 2 टाइप के लोकतंत्र के बारे में बोला गया है। क्लियर है यहां तक? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बारे में समझते हैं कि आर्टिकल 36 है क्या। आर्टिकल 36 में कुछ भी नहीं बोला गया है। आर्टिकल 36 में सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है, और ये आर्टिकल 36 का डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम है, किसके जैसा? सेम मीनिंग रखता है, किसके जैसा? फंडामेंटल राइट के यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 के जैसा ही मीनिंग रखता है। जो अनुच्छेद 12 में स्टेट की बात की गई है वही यहां भी है। ओके, अनुच्छेद 12 में जो स्टेट का मतलब है वही यहां भी स्टेट का मतलब है, बस इसमें और कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, इसमें और कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पे आर्टिकल 36 के बारे में कि स्टेट के बारे में बोला है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बारे में होगा कि स्टेट का मतलब क्या होगा। तो स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 भाग 3 में कहा गया है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि हम इस डीपीएसपी को लाए कहां से, तो डीपीएसपी को सबसे पहले हमने लाया, डीपीएसपी को हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से हमने इसको बोरो किया है। ठीक है, आयरलैंड ने कहां से लाया? आयरलैंड जो है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, और स्पेन की बात करें तो स्पेन कहां से लाया है? तो स्पेन जो है वो सेल्फ डेवलप किया था, ये डीपीएसपी सेल्फ डेवलप किया था डीपीएसपी को। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन किसका? प्रिंसिपल्स का। कहां? जो इस पार्ट में बोला गया है, क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट
इस पार्ट में जो एप्लीकेशन देना है किसके प्रिंसिपल्स जो इसमें मेंशन किए गए हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें आर्टिकल 37 जो है डीपीएसपी का, आर्टिकल 37 जो है भाग 4 का, वो क्या बोलता है, द प्रोविजंस कंटेन्ड in this part shall not be enforced by any court of law, shall not be enforced by any court, okay, means आप डीपीएसपी के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसा आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में डीपीएसपी के अगेंस्ट में आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। पहली बात क्लियर है यहां तक। But the principles herein laid down are nevertheless fundamental in the governance of country, ठीक है, and it shall be the duty, आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि not enforced by any court and shall be the duty of the state, ये स्टेट का, ये राज्यों का कर्तव्य होगा। किसके लिए, जब आप लॉ बनाएंगे, जब आप लोक कल्याण के लिए, जब आप कोई रूल बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, तो इस डीपीएसपी को ध्यान में रखोगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अगर आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 38 क्या बोलता है ये देखते हैं। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या बोल रहा है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन, किसके लिए प्रोटेक्शन, किसके प्रोटेक्शन की बात की गई है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण के प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या बोलता है। पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे सोशल ऑर्डर इन विच सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। क्लियर? अब बात करते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग समझो। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय संविधान में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, कितने तरह की न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, सोशल, दैट मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनैतिक न्याय। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। एक क्वेश्चन यहां बना, भारतीय संविधान में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में जो है 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इससे पहले आर्टिकल अपन क्या पढ़े थे, 37 में हमने क्या बताया था, शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। जब भी आपके वेलफेयर के लिए रूल बनाएगी स्टेट, तो इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखेगी और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करेगी। बी आर अंबेडकर जी ने क्या बोला था, जो पहला क्वेश्चन मैं बताया था, कितने तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, तो लोकतंत्र की बात की गई है, वो 2 तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, सोशल और इकोनॉमिक। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, ठीक है। न्याय की बात पूछेगा तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। पहला पॉइंट, इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज इन इनकम, जो आय में जो इनइक्वालिटी है उसको बराबर करने की कोशिश करेगी, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, इनइक्वालिटी इन स्टेटस, इसको क्या करेगी, इसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। और सेम अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करेगी, सारे लोगों को समान अवसर देगी। कब, नॉट ओनली इन अमंग इंडिविजुअल, सिर्फ अकेला नहीं, इंडिविजुअल को नहीं, बट ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग डिफरेंट एरियाज, अलग अलग क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग जो क्षेत्रों में, जैसे कोई वन में रहता है, आदिवासी हैं, कोई पिछड़ा वर्ग है, उन सारे लोगों को आपको कंसीडर करके चलना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में सोचना है, कोई भी लॉ बना रहे हैं तो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको।
नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल 39 का। आर्टिकल 39 थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, समराइज किया हुआ, कैसे समराइज करेंगे इसको वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। पहली चीज, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर मेकिंग लॉ फॉर पब्लिक वेलफेयर। ओके, ठीक है। द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, सिक्योर करेगा क्या? पहला, द सिटीजन, कौन? मेन एंड वुमेन बोथ। कैसे? इक्वली ट्रीट करना है, मेन हो या वुमेन हो, कोई भी आपके सिटीजन्स हो, आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे और उनको ये अधिकार दोगे। क्यों? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उनके लिवलीहुड के लिए। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस of the community are so distributed at base to सब the common good। अगर आपके पास कोई कॉमन गुड है, आप उसको जनता में देना चाहते हैं, तो आप ये सबसे पहले ये एश्योर करोगे कि उसकी जो मटेरियल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबके बीच में स्टेट का बंटवारा अच्छे से हो, बराबरी हो, बराबर से हो। किसी को ये फील ना हो कि हमारे पास, हम गरीब हैं तो हमें ये ऐसा मिला है, वो अमीर है तो उसको ज्यादा मिला है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन डेट्रीमेंट। क्लियर है यहां तक की बात? ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी आर्थिक सिस्टम का जो भी आप दे रहे हो उसमें रिजल्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन संग्रहण की बात कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। किसको? महिला हो या पुरुष, अगर वो एक काम करता है, दोनों का वर्क सेम है, तो उसको पे भी सेम मिलना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, 39A। अब एक चीज और ध्यान देना, जहां भी ये आर्टिकल 39A जैसे दिख रहा है आपको, जहां भी ये ABC ऐसा कुछ लग जाए तो आप ये समझ लेना कि ये संशोधन के बाद जुड़ा हुआ है। ओरिजिनली जब हम ड्राफ्ट किए, बनाए, तो उस टाइम में ये चीजें नहीं थी। जैसे ही ABC ऐसा कुछ भी आए, क ख ग कुछ भी आए, मीन्स बाद में जोड़ा हुआ है। अब आर्टिकल 39A जो है वो कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। मीन्स समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। इस बात को कैसे समझोगे समान न्याय? अगर देखो, मान लो कि कोई एक क्राइम किया है, केरला में है वो क्राइम किया है, केरला छोड़ो, अगर मान लो कि आपके सराउंडिंग में है, कोई किसी दूसरे गांव में है, वो काम कोई भी, और वो बहुत अमीर है, तो वो अगर क्राइम किया है, किसी को थप्पड़ मारा है या कोई मर्डर कर दिया है, तो मर्डर की सजा तो सेम ही होगी, चाहे वो उस गांव का हो या उस राज्य का हो या उस टेरिटरी से बाहर उस जिले का हो, कहीं का भी हो। अब ऐसा थोड़ी है कि जो बिहार में क्राइम होगा उसकी सजा कुछ और होगी। अगर समान क्राइम है, अगर कहीं पे उसने मर्डर किया है, दिल्ली में कोई मर्डर कर दिया है, कोई रेप कर दिया, तो वहां उसकी सजा वही होगी जो तमिलनाडु में होगी। ठीक है, तो ये चीज समझना, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता जैसे आप अगर किसी थाने में गए हो, पुलिस के पास गए, आप पुलिस वाले से आप बात किए, आपको आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगा है, कोई एलिगेशन लगा है, ठीक है, आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है, तो आप उनसे पूछो कि ये चार्ज किस में लगा है। आप उनसे पूछ सकते हो, आप वो बता सकता है, ठीक है आपसे गलती हुई है, आपको ये बारे में पता नहीं था, लेकिन आपको निःशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये स्टेट पॉलिसी है। अब बात करते हैं क्या कहता है आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम। ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम मीन्स जो भी विधिक कार्य प्रणाली है हमारी, उसमें जो है इक्वली प्रमोट करना है। कैसे? जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान न्याय मिले। ठीक है, समान न्याय मिले। एंड इन पार्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधि सहायता आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको ही नहीं, जो भी सब, आप अगर किसी एसपी ऑफिस में जाकर के बात करोगे कि सर मेरे को इसके बारे में जानना है कि क्या क्या चीजें होती, तो बाकायदा आपको बैठा के समझाया जाएगा। वो अलग बात है कि लोग भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब एक्चुअली वो लोग वर्क में बिजी रहते हैं इसलिए कुछ वो नहीं कर पाते, लेकिन आपको ऐसा डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। ठीक है,
ये क्लियर है? सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम और इन अदर वे टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। ठीक, ये तो चीजें ठीक है कि किसी का सोशल स्टेटस नहीं है, समाज में ऊंच नहीं है, ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से आप न्याय का बंटवारा नहीं करेंगे, ऐसा ये सारी चीजें आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आर्टिकल 40 जो है वो गांव के पंचायत के बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। ठीक है, स्वशासन की इकाई, स्वशासन की इकाई के बारे में बात किया गया है, विलेज पंचायत के बारे में बात किया गया। इसको आप ध्यान से समझो। क्या है कि किसी गांव में सिंचाई के लिए तालाब खोदी गई, ठीक है, अब सरकार तो वहां जा करके नहीं देखेगी, सरकार तो जाके नहीं देखेगी ना कि आज कितना खुदाई हुआ, आज कितने लोग आए, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजों में जो गांव के भलाई के लिए है, पंचायत की भलाई के लिए है, उसके लिए विलेज पंचायत की बात की गई है, जो यूनिट है किसका? सेल्फ गवर्नमेंट का, इकाई किसकी? स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, तो इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 40 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, समझ गए होंगे कि क्या है। आप एकदम बारीकी से इन चीजों को समझो, और कभी भी ना स्टडी करो तो कॉम्पैरेटिव स्टडी करो। जैसे आप 40 तक पहुंच गए हो, तो 40 तक पहुंच गए हो तो आपके दिमाग में यहीं पे आना चाहिए कि ये विलेज पंचायत की जहां बात हो रही है मींस गांधीयन थॉट है। गांधी जी विलेज पंचायत के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, आर्टिकल 41 को ध्यान से समझना क्या है ये। पहले मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, सर्टेन केसेस क्या है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। कब? सर्टेन केसेस में। सर्टेन केसेस क्या हो सकता है? वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, डिसेबल होते हैं, उनकी बात किया गया है सर्टेन केसेस में। फर्स्ट, द सेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। स्टेट कब? लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार, आर्थिक सीमा के अनुसार क्या करेगा? टाइम टू टाइम क्या करेंगे? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। कब? सर्टेन केसेस। अब मान लो कोई वृद्धावस्था में है, अगर आपके पास पैसा है तभी ना आप उसको पेंशन दोगे। कोई आदमी बाद में पढ़ना चाह रहा है, किसी कारण से बचपन में नहीं पढ़ पाया है, अपनी जवानी में नहीं पढ़ पाया है, बाद में अपना पढ़ना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था कराओगे। प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाएगी। ठीक है, सर्टेन केसेस में प्रौढ़ावस्था में। विकलांगों के लिए पहले वो मिलता था, ट्राईसाइकिल मिलता था, ट्राईसाइकिल के बाद फिर उनको पैसे दिए जाने लगे। तो कब? वो सब कब दोगे? जब आपके पास सामर्थ्य होगा तभी ना चैरिटी करोगे। तो यही चीज बोला गया है कि इकोनॉमिक कैपेसिटी इन द सेंस, आपके पास अगर पैसा है, स्टेट के पास पैसा है, तभी आप ये सारी चीजों को करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट को देखोगे, मतलब समझ ही रहे हो, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी का टाइम में। जब पैसे होंगे तभी ये वाली सिस्टम है, इसके अगेंस्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। और पहले ही क्लियर कर दिया है आर्टिकल 37 वाला कि नॉट इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। सिकनेस, कोई बीमार अवस्था में है, कोई डिसेबल है, ठीक है, बीमार है। अब बात करते हैं कि बीमार बीमार का क्या कारण है, सिकनेस का क्या कारण। अगर मान लो कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको स्पेशल लीव दे। अब ऐसा नहीं कि उसका बुखार में है और उसको बोल दिया बैठ के तू काम कर, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। तो सिकनेस, अब उसका ध्यान में, हेल्थ का भी ध्यान में रखना है कि भैया सिकनेस है, 2-3 दिन की छुट्टी दे दो। ऐसे ही महिलाओं के कंडीशन में, जैसे अभी हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करती है कि 3 दिन के ना, मतलब हर महीने में उनको एक लीव दी जाती है, मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है। ठीक है, वो हर महीने दी जाती है, स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या है आर्टिकल 41 में, क्या क्या होगा? सर्टेन केसेस में, जैसे मान लो कि कोई वृद्ध है, कोई परेशान है, परेशान इन द सेंस कोई बीमार है तो उसको जबरदस्ती काम नहीं कराओगे। यानी कि हिंदी में ये समझो कि मनोचित दशा उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, विशेष केस में आपको, विशेष कारणों में आपको मनोचित दशा उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, कोई भी डाउट होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आप बताना, जिस भी आर्टिकल में डाउट होगा वहां पे आप क्लियर करके ये बता सकते हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या बोला गया है कि फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है मैं बता दे रहा हूं, ये एक्चुअली महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है,
मनोचित दशाओं की बात की गई है, मतलब कंडीशन ऑफ वर्क कैसा होगा, ह्यूमन कंडीशन कैसा होगा, और मैटरनिटी रिलीफ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आर्टिकल 42 में यही है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। एक्चुअली मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे सराउंडिंग है, आपका कोई एक इन्वायरमेंट है, आप यहाँ पे दो चार चीजें, मतलब 10 लोग बैठ रहे हैं काम करवा रहे, तो आप इस चीज को सिक्योर करना कि यहाँ पे सब एक दूसरे से ना भेदभाव वाली बात ना हो, सब एक दूसरे को बराबर समझे, किसी की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए काम करने में, काम को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं मैटरनिटी रिलीफ की। तो मैटरनिटी रिलीफ ना सिर्फ महिलाओं के लिए दी जाती है, स्टेट ने ये सिक्योर कर दिया है कि कोई भी महिला है अगर जैसे प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से लेकर के 3 महीने बाद तक की उसको लीव दी जाती है, और इस लीव में ना विद पे के साथ उसके पैसे नहीं कटते, सैलरी से आप पैसे नहीं काटोगे, ये एक्चुअली बोला गया। और इसमें कंडीशन है कि 2 लोगों तक ही आप ये, मतलब 2 बच्चे तक ही आप ये कंसिडर करवाया जा सकता है कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं, तो प्राइवेट वाले तो खैर वैसा नहीं देते उतना, लेकिन सरकारी जॉब वाले ये इस चीज को प्रोवाइड करते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है बच्चा पैदा होने के 3 महीने पहले से लेकर के और 3 महीने बाद तक। हस्बैंड भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको भी लीव दी जाती है, कब? बिफोर 15 डेज। अगर मैं बात करूं तो वुमेन के केस में क्या है, 3 मंथ बिफोर से लेकर के आफ्टर तक। मेन के केस में आपका 15 डेज बिफोर टू 15 डेज आफ्टर। 6 महीने की लीव अगर टोटल आप कंसिडर करोगे तो 6 महीने की लीव महिलाओं को दी जाती है और 30 दिन की लीव जो है वो पुरुषों को दी जाती है, आर्टिकल 42 बोलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 के बारे में। आर्टिकल 43 के बारे में ऐसा है कि लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स। क्या है लिविंग वेजेस, आप क्या समझते हो? तो कोई भी अगर कामगार है, कोई भी मजदूर है, या कोई भी इंप्लॉयर है जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उसके बारे में बोला गया है कि लिविंग वेजेस उतना मिलना चाहिए जितने से उसकी लाइफ प्रॉपर चल पाए, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली यही है। तो इसके बारे में बोला गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल द वर्कर्स लाइक एग्रीकल्चर वर्कर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, और अदरवाइज किसी भी तरीके से, तो उसका लिविंग वेज जो है वो ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो डिसेंट स्टैंडर्ड को शो करे, मतलब वो थोड़ा सा उसको लगना चाहिए कि नहीं भाई मैं कुछ कमाता हूँ तो उसके हिसाब से उसके लाइफ में इंजॉयमेंट होनी चाहिए, उसको लगे कि नहीं थोड़ा सा है मेरा अपना कुछ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, उसके हिसाब से ये सब सोचने के बारे में बात किया गया है, ठीक है। 43 के बारे में यही बात किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 43A, ठीक है। ये संविधान को संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि जहां भी आपको ए बी सी ऐसा कुछ आए तो आप डायरेक्ट समझ लेना कि संविधान में संशोधन करने के बाद ही आया है, ठीक है। इसमें बात की गई है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, नॉट इवन इंडस्ट्रीज, अदर एरियाज ऑल्सो। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे कैसी भी किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडस्ट्री के कोई और डिपार्टमेंट हो, उसमें वर्कर का इंगेजमेंट की बात की गई है, ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात की गई। द स्टेट शैल टेक steps by suitable legislation or by economic organization or in other ways to secure participation of working persons or worker in the organization or any other department in the industry। आर्टिकल 43 ये कामगारों के भागीदारी की बात करता है। और इसी में मैं आपको एक और आर्टिकल बता दे रहा हूं, इसको भी आप याद रखना, आर्टिकल 43B यहीं पे है। इसमें क्या बोला गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करी गई है। क्या बोला गया है इसमें? कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी चीज को चलाना। तो ये एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, किसमें? आर्टिकल 43B में। रिलेटिव स्टडी करोगे आप, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। बस कंपेरेटिव स्टडी करना, कंपेयर करना उसको कि हमने पहले क्या पढ़ा, उसके बाद क्या आया, कैसे कैसे चीजें वन बाय वन करके आ रही हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते हो आप कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है। कैसे कंट्रोवर्शियल है बताता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो BN राव जी ने कहा कि जब देश आजाद हो रहा है तो एक देश में जो है वो एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। अब सोचो आप, उस टाइम में देश आजाद हुआ था और बंटवारे के समय में बहुत दंगा हुआ था, बहुत फसाद हुए थे, हजारों लाखों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जातीय दंगा फैल चुकी थी देश में। तो उस समय में क्या ये आर्टिकल 44 का जो कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या ये पॉसिबल था वहां? बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन सिटीजन के लिए तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद नहीं था, पॉसिबल नहीं था।
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं थी, सबका अपना अपना एक अलग रहने का तरीका था, और आप सबको एक बार जोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं था ना। तो इसको डीपीएसपी में रख दिया गया। क्यों? कि जब राज्यों के पास ये देख लिया जाएगा, जब राज्य को देख लिया जाएगा, जब गवर्नमेंट ये चीजें देख लेंगी कि नहीं अब सारी चीजें बैलेंस वे में चल रही हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। ठीक है। स्टेट सेल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका हिंदी होता है, ध्यान देंगे, समान सिविल संहिता। तो ये स्टेट पे डाल दिया गया कि नहीं भाई, अलग अलग धर्म के लोग थे, सबका अलग अलग अपना विचार था, सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जीवन गुजार रहे थे, और सबको एक साथ जोड़ोगे तो कैसे पॉसिबल है। उस टाइम में जैसे सबसे ज़्यादा अभी उस टाइम में बहुत लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, जैन थे, उसके बाद बुद्धिस्ट भी थे, सबका अपना अपना एक अलग तरीका था। ठीक है। तो इन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो कैसे पॉसिबल है, वो भी तुरंत, जबकि आप देख चुके हो कि बंटवारे के समय में क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में नहीं दी गई कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में लाएंगे, और गवर्नमेंट ना प्लान कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, कैसे होगा? संविधान संशोधन, तभी तो इसको फंडामेंटल राइट्स में उठा के ले जाओगे। यानी कि डीपीएसपी से उठाने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड पड़ेगी, चाहे आप जहां भी रखो इसको। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ से आर्टिकल 45 की। क्या है? प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। आर्टिकल 45 स्टेट्स दैट प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन फॉर होम 6 to 14 ईयर्स। तभी तो इसको राइट टू एजुकेशन में ले जाके शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट किया गया? राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, वहां पे बात की गई है राइट टू एजुकेशन की। अब ये देख लिया गया है, अब जैसे अब उस टाइम में देश आजाद हुआ तो सबको थोड़ी दे सकते थे कंपलसरी एजुकेशन, वहां पे तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपको डीपीएसपी में रखा गया था, और अब इसको उठा करके ले जा करके फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया है। पहले कौन कौन से थे? पहले रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अब शिक्षा भी दे दी गई। ठीक है, ये तीनों चीजें मूलभूत अधिकारों में डाल दिया गया है, और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। क्या बोलता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कब? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, कब तक? अंटिल कंप्लीट द एज ऑफ 14, 14 साल का ना हो जाए तब तक आप उसको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। ये आपको आर्टिकल 45 में बोला गया है। तो अब इसमें ना एक चीज ध्यान देना, 0 to 6 और 6 to 14, ये दो चीजें जो फंडामेंटल राइट्स में जो गई हैं वहां पे, तो 0 से 6 साल की बच्चों की बात में ना हेल्थ की बात की गई है, हेल्थ की बात करी गई है, और 6 से 14 को एजुकेशन की बात की। अरे कोई बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो एजुकेशन लेगा ना, अब कोई स्वस्थ ही नहीं है तो एजुकेशन कैसे लेगा? तो ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 46 क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैसे? देखो, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसी भी पिछड़े वर्ग में, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और जो भी अदर वीकर सेक्शन है, उन सब में एजुकेशन और आर्थिक, मतलब समझ रहे हो ना, आर्थिक विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में स्पेशल केयर करना है। कब? The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them for social injustice and all form of exploitation. Social injustice, एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक अन्याय जो भी होती है, ऊंच नीच की जो भावना होती है, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 46 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कैसे एससी एसटी को आगे बढ़ाओ, तो थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दो। देखो, रिजर्वेशन जो है ना वो कभी भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब मान लो कोई एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शन, कहीं से भी कोई भी बंदा जो पिछड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, वो एक पोस्ट में पहुंचने के बाद भी रिजर्वेशन को कंटिन्यू करता है, तो वहां थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, वहां थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस बात को कोई मतलब अदरवाइज ना ले, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक्चुअली है क्या। तो रिजर्वेशन कभी भी उस चीज को दो ना भैया कि जो आप पिछड़ा हुआ है किसी भी कारण से। अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एससी एसटी ही पिछड़े हुए हैं, और भी जनरल में भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, ओबीसी में है जो और ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो मतलब उस चीज को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए कि कैसे, एक बार जब आप लाभ ले लिए हो, अगर मान लो कि एक बार आप उस जगह पे पहुंच गए हो, तो उसके बाद से फिर थोड़ी सी आगे जानी चाहिए और उसको आपको छोड़ना चाहिए। ये एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ये लिबरल थॉट है।
अब ऐसा नहीं कि अगर आप एकदम कट्टरवादी समर्थन में चले जाओगे तो वैसा वाला सिचुएशन नहीं है। मैं एक लिबरल थॉट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा कि आर्टिकल 46 जो है वो ये चीज बताता है, और उसके अकॉर्डिंग सही भी है कि सोशल इंडस्ट्रीज बहुत होता है, तो उन सब चीजों को कम करने की बात करी गई है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की। क्या है आर्टिकल 47? ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य का कर्तव्य, किसके लिए? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। अब एक बात बताओ, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने के लिए बात किया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है, तो इसमें ना मैं बता रहा हूं पोषाहार, पोषाहार की बात की गई है, इसमें शराबबंदी की बात की गई है। किसी भी स्टेट को अगर लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है तो प्रतिबंध कर सकता है। नशीली पदार्थों का सेवन के बारे में बोला गया है। क्लियर है? मीन्स क्या बोलता है यहाँ पे, द स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषाहार, पोषायुक्त खाना। पोषायुक्त खाना कब दोगे? जैसे कोई गरीब है तो सरकार अच्छी चीजें, 2 रुपए चावल दे रही है, 2 रुपए गेहूं दे रही है, आपको 5 रुपए चीनी दे रही है, ये सारी चीजें पोषाहार के बारे में है कि ये न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, वैसे ही ना क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। जब आप खाना अच्छा खाओगे तो आपके थॉट्स भी तो अच्छे ही होंगे ना। हाँ, ये तो है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ कब इंप्रूव होगा? शराब पी के पड़े रहोगे तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगा? नहीं। नशीली दवाइयों का सेवन करोगे पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगा? नहीं। तो सरकार को चाहिए कि नशीली पदार्थ पे, ये सब पे बैन लगाए जब जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमॉन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज, सबसे प्राथमिक कर्तव्य जो होगा वो यही होगा। और क्या करेंगे? प्रोहिबिशन of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drink and of drugs which are injurious to health। जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पे अगर लगाना है तो लगाओ, क्योंकि जो कि हेल्थ के लिए जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है, उस पे आप चाहो तो प्रतिबंध लगा सकते हो। ये स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी होगी। कब? ये बोल रहा है आपका आर्टिकल 47, डीपीएसपी का आर्टिकल 47 ये बोलता है कि आपको सबसे पहले अपने पब्लिक में पोषाहार, उसमें श्राप प्रतिबंध, या फिर उसके हेल्थ के बारे में आपको जरूर सोचना है। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, the state shall endeavor organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall particular to steps of preserving and improving the breeds। जो भी ब्रीड्स हैं उन सबको प्रिजर्व करो भैया। ऐसे भी हर चीज खतरे में है, तो क्या पता कि मतलब गाय की कोई एक नस्ल है, तो जैसे बहुत सारे, हाँ, हरियाणवी होती है, सिंधी होती है, साहिवाल होती है, बहुत सारी नस्लें होती है गाय की, तो उन सब चीजों को ना आप प्रिजर्व करो। ठीक है, उन सबके प्रिजर्वेंस की बात की गई। और क्या बोला गया कि प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर। स्लॉटर मतलब क्या होता है? कसाई खाना, जो मतलब जहां पे कटते हैं लोग, इन सब चीज को थोड़ा सा प्रोहिबिट करो भैया। कब? काउ और काब्स की बात की गई है थोड़ी सी, जो भी, और अदर मिल्क एंड ड्राउट कैटल्स जो भी है। जैसे कोई दूध, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई दूध दे रहा है तभी उसको। अब जैसे देखो, कोई भी इंसान ना अपनी चीजों को दूसरे को कब देता है? उसको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर किसी का, मान लो कि कोई अब डेयरी फार्म ही खोल के बैठा है, गाय दूध नहीं दे रही है, वो मजबूर है बेचारा, कहाँ से खिलाएगा? और उसकी दिनचर्या उसी पे डिपेंड करती है, उसके घर का खाना सब कुछ उसी से चलता है, उसी पे डिपेंड करता है। तो उस केस में क्या होता है कि लोग ना अपने गाय को या अपनी बकरियां को दूसरे के यहाँ बेच देते हैं, तो उनको भी पता है कि क्या होगा। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी एक पे ब्लेम करने से नहीं होगा। थॉट्स को थोड़ा सा लिबरल करके देखिए कि मतलब कैसे चीजें होती हैं, कैसे मैनेज होंगी, ये सारी चीजें ना प्रॉपर चलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता है। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है एक्चुअली। ठीक है, मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये चीज समझ में आ गया। आर्टिकल 48 क्लियर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 48A की। ठीक है, यहां भी देखो आप, ये लगा हुआ है, मींस ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही आया होगा, जाहिर सी बात है। कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है मतलब एक संशोधन के बाद ही आया। इसमें क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वन एवं वन्य जीवों के पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 48A में। ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि राज्यों का यह भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने एरिया के, अपने टेरिटरी के इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करे तथा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी। अब मान लो कि एक दूसरे के लिए तो हर चीज जीने के लिए जरूरी है, आपके पास वन नहीं रहेगा,
वन नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? जैसे मान लो हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, बबूल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ से हमें क्या फायदा होता है, ना तो फल देता है कुछ, फिर भी हम उसको रखे हैं, क्यों? क्योंकि पर्यावरण को वो सुरक्षित रखता है, कैसे? ऑक्सीजन, पीपल के पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये था आपका आर्टिकल 48A। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 49। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 49 ये क्या आपका बोलता है। आर्टिकल 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों की मतलब यहाँ जो पुराने टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे महल है, उसके बाद फिर कोई गुफाएं हैं, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कुछ भी चीज़ें हो जो राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है, उन सब चीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 49 में। मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व की चीजों के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 49 में, ठीक है। यहाँ पे इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, दैट मींस स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या? प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल आर्टिस्टिक, कलाकारी, ऐतिहासिक, डिक्लेयर और बाई और अंडर लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जिसको भी डिसाइड कर दिया है कि नहीं भैया ये हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीजें, जैसे ताजमहल, ताजमहल के आगे पीछे कोई मतलब, अब उसको जाए ताजमहल के जाकर के बाजू में उसको संगमरमर फोड़ने लोगे, पत्थर फोड़ने लोगे, तो थोड़ी ना, उन चीजों को सिक्योर करने की बात की गई है। यानी कि पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने जिन चीजों को राष्ट्रीय महत्व की चीजों को बता दिया है, राष्ट्रीय महत्व का है, उन सब चीजों के प्रोटेक्शन की बात की गई है आर्टिकल 49, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। स्टेटों मतलब राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि भैया आप जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेंगे। स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पीसीएस होता है, जो भी पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी हो गई, तो फिर पीसीएस हो गई, स्टेट पीएससी हो गई, तो उन सब चीज़ों को लोक का जो सेवा है उसको जुडिशियरी सेवा से बिल्कुल सेपरेट रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्टिकल 51। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो कि एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसमें ग्रुप ऑफ स्टेट है, ठीक है ना, राज्य है, वो वाला राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका डेफिनेशन हमने 12 की बात करी थी और 36 की बात की थी। उसमें स्टेट इन द सेंस इंडिया भी आ जाता है और इंडिया के अंदर के भी आ जाते हैं और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे राज्यों की बात कर रहा हूँ, एक समूह है, ग्रुप ऑफ स्टेट है इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट बोल सकते हो आप। तो आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मान लो कि भैया आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय इसको प्रमोट करोगे, तो चीज को पॉइंट वाइज देखते हैं ना। पहली बात ये, द स्टेट शैल एंडेवर टू, पहला इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा, ठीक है। मेंटेन क्या? ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच में एक अच्छा व्यवहार उसको मेंटेन करोगे। उसके बाद फिर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, ठीक है। मीन्स जो भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हुई है, कुछ ऑब्लिगेशंस हुए हैं, कोई समझौता हुआ है, तो उन सब चीज़ों का कदर करेंगे आप, ठीक है। इसके बारे में बोला। नेक्स्ट चीज बोला, इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है उन सबको आपसी बातचीत से, समझौते से कोशिश कीजिए कि वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। ये था आर्टिकल आपका 51। यहाँ तक हमने पढ़ा आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का, ये था अपना डीपीएसपी, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई हैं यहाँ तक कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें, डीपीएसपी कैसे आया, डीपीएसपी को कैटेगरी 2 में क्यों रखा गया, कैटेगरी 1 एक्चुअली क्या था, कैटेगरी 2 क्या था जो कि बाद में डीपीएसपी बना, इसमें किस तरीके के न्याय की बात की गई है, कितने तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार की बात की गई है। तो लोकतांत्रिक अधिकार की बात की गई है, तो अभी सबसे पहले समराइज कर लेते हैं एक बार ना, देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, अपन सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात किया था आपने। उसके बाद फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया था। ये सारी चीजें आपको 36 से लेकर के और 51 तक था। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यानी डीपीएसपी किसके कॉन्टेक्स्ट विद फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट के कंपेरिजन में हम इसको समझते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात की है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, किसके? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। समझ लो आप, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो
मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हो गए और डीपीएसपी जो हो गया वो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हो गए। ये किस में मिलेगा आपको? पार्ट 3 में, पार्ट 3 में मिलेगा ये आपको पार्ट 4 में मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको क्या बोल सकते हो? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का भी राइट्स बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपकी वो गारंटीड राइट है। इसके अगेंस्ट में अगर कोई वायलेट करता है आपका तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मींस जस्टिसिएबल। ठीक है, आप जा सकते हो। आर्टिकल 12 से 35, 12 का सेम डिफिनेशन, स्टेट का सेम डिफिनेशन जो कि आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 36 में भी है। अब बात करूं मैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी नॉन गारंटीड हो गया तो फिर आप जस्टिस के लिए भी नहीं जा सकते, कहीं जा ही नहीं सकते हो जस्टिस मांगने। कहां जाओगे? वो तो पहले ही क्लियर कर दिया आर्टिकल 37 में कि नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात है। राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है ना, सिविल और राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है फंडामेंटल राइट में। और सोशल एंड इकोनॉमिक राइट के बारे में बात की गई है। लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात की गई है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, यानी डीपीएसपी में कितने तरह के लोकतंत्र की बात हुई है? तो 2 तरह की बात हुई है, सामाजिक और आर्थिक। फंडामेंटल राइट में कितने तरह की बात की गई है? तो सिविल और पॉलिटिकल की बात की गई है। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी है, एकदम कंपलसरी है, स्टेट को देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको देगी, ये छीन नहीं सकती आपसे। लेकिन डीपीएसपी जो है ये आपका ऑप्शनल राइट है। किसके लिए? सिटीजन के लिए। कब आप मांग नहीं सकते क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, पहले ही मेंशन किया गया है, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कैपेसिटीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये ऑप्शनल सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट जो है वो डिनाइड नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? गवर्नमेंट। तो इसको बोल सकते हो कि लिमिटेशन ऑफ स्टेट हो गया, ये स्टेट के लिए लिमिटेशन है उसका फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप उस पर चढ़ जाओगे कि नहीं भैया मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, पैसा हम लिए हैं तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, हमने ये दिया है, हमने वो दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट डिनाई कर देगी। ठीक है भाई, आप मांग लिए ना, हमारे पास होगा हम दे देंगे। नौकरी मांग लिए ना, हमारे पास आएगा हम दे देंगे, हमको लगेगा कि देना चाहिए, अब हमारे पास है नौकरी तो हम दे देंगे। सेम डीपीएसपी ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बोल सकते हो ना कि डीपीएसपी जो है ना थोड़ा सा निगेटिव है सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा निगेटिव है। और फंडामेंटल राइट है जो स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा निगेटिव है, लोग चढ़ जाते हैं मांगने के लिए। इस बारे में एक चीज़ और देखते हैं, अब नोट में देखते हैं क्या देखते हैं यहाँ पे। नहीं, ये चीज़ें आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसे अब मैं बात करूँ राइट टू एजुकेशन की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटीज़ की बात की गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है ना कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है मैक्सिमम जो है ना वो स्टेट पे निगेटिव ऑब्लिगेशन है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास है तो मैं दूं। ठीक है, ओके। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट बिकॉज ऑफ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट में आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर कोई भी दिक्कत हो, इतनी चीजें आज जो डीपीएसपी हमने पढ़ा है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक को आप रिवाइज करना। सबसे पहले अगर समराइज करें तो आप स्टार्ट करना कि एक्चुअली है क्या डीपीएसपी। उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो हमारे वीएन राव जी थे, वीएन राव जी को देखना कि क्या बोले, बीआर अंबेडकर साहब को देखना कि उन्होंने क्या बोला, केटी शाह ने क्या बोला, कहां से आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश वालों ने कहां से लिया, स्पेन से, स्पेन ने कहां लिया, स्पेन तो सेल्फ डेवलप किया था। तो ऐसी चीजें चलती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 36 में क्या बोला है। तो जो डेफिनेशन है वहां पे आर्टिकल पार्ट 3 में आर्टिकल जो बताया गया है 12 में स्टेट के डेफिनेशन वही 36 में है, 37 में क्या है। ये सारी चीजों को जब रिलेट करके पढ़ोगे ना आप तो आपको हर एक चीज क्लियर होगा और आप बेहतर तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। डीपीएसपी में 2 तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक। फंडामेंटल राइट में 2 तरह की बात की गई है, कौन कौन सा, सिविल पॉलिटिकल। और डीपीएसपी में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो बोलेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह के न्याय की बात की गई। तो ऐसे जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे, आप उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा पॉलिटी का टर्म जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी सारी चीजें सेम है, उसमें वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर एक चीज को ना आप कंट्रीवर्सली समझ सकते हो।
तो कोशिश यही करना कि कंपैरेटिव स्टडी करना, ठीक है। आर्टिकल अभी जैसे आपने ये पढ़ा ना, पहले फंडामेंटल राइट्स जैसे है कंपेयर कर लिए, तो आप जब अभी डीपीएसपी पढ़ लो, बाद में फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना कहाँ कहाँ गई है इसमें से आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स को ले जा करके फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए गए, राइट टू एजुकेशन वाले में 0 to 6 एंड 6 to 14 वाले हेल्थ और एजुकेशन की बात की गई। तो उन सारी चीजों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एक बाई एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा। जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं ना वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप मतलब कोशिश यही करना कि खुद रिवीजन होते रहे। अभी डीपीएसपी पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लोगे तो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंपेयर कर लेना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। यहां तक और अगर एक चीज और, अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपन उसका रिप्लाई करेंगे। जो भी डाउट हो, एनीथिंग एल्स, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वहां पे मेंशन करना, अपन रिप्लाई करेंगे उस चीज का, ठीक है। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बडीज, बाय बाय, थैंक यू।